Hi everyone, I am Raj Batra. Welcome you to the Day 8 of our series, English in Your Pocket. Education doesn't mean teaching people to know what they don't know, but to behave as they don't behave. शिक्षा से तात्पर्य ये कतई नहीं है कि लोगों को वो जानकारी दी जाए जिसका उन्हें ज्ञान नहीं है, अपितु उस व्यवहार को सिखाने से जो प्राय लोग करते नहीं हैं. At ICCS Digital, we have figured that out. So let's start analyzing some useful words, phrases, and words often confused to qualify the competitive exams, that too in the interesting visual way. So let's start our journey of the day with some useful words. The word of the day is abash. Abash is a verb which means to humiliate someone and make them feel embarrassed or ashamed. किसी व्यक्ति को अपमानित करके उसे शर्मिंदा करना. He vowed to humiliate his opponents. उसने अपने विरोधी को बेइज्जत करने की कसम खाई. And abash him in any way possible. उसने कसम खाई कि वो हर हाल में उसको जलील करेगा, उसे शर्मिंदा करेगा. बिकॉज ही डजंट हैव एनी एम्पैथी, क्योंकि उसमें संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है. द इविल मैन फाइंड्स इट फन टू अबैश अदर्स. उसे दूसरों को प्रताड़ित करने में, दूसरों को शर्मिंदा करने में बहुत मज़ा आता है. दो ही क्लेम्स ही डिडंट मीन टू अबैश हिज ब्रदर. हालांकि वो दावा करता है कि उसने आज तक कभी अपने भाई को ऐसे जलील नहीं किया, शर्मिंदा नहीं किया. द मैन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एम्बेरसिंग हिम इन पब्लिक. लेकिन उस आदमी का इतिहास रहा है कि उसने कई बार लोगों के सामने अपने भाई को जलील किया है, उसे शर्मिंदा किया है. अब आइए बात करते हैं अबैश्ड. अबैश्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल, मॉडिफाइड या एम्बेरस. जब भी एडजेक्टिव होता है तो यहाँ हम एक व्यक्ति की स्थिति की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं. यहाँ ये काम नहीं है, अवस्था है. जब अबैश हम बोलते हैं तो इसका मतलब अवस्था की बात करते हैं. इस सेंटेंस में द एंकर इज अबैश बाय देयर अनप्रिडिक्टेड बिहेवियर. इस स्थिति में जो एंकर था उसे इन लोगों के अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर बहुत ही असहज महसूस किया उसने. यानी वो बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहा था. ये उसकी स्थिति थी. तो ये कोई कार्य नहीं है, ये अवस्था है. इसलिए आप नोटिस किया द एंकर इज अबैश्ड. इसी बात को अगर हम पास में बोलें तो बोलेंगे द एंकर वॉज अबैश्ड. अबैश का एक और यूज भी है. अबैश को एडजेक्टिव के रूप में हम कंफ्यूज और पजल भी कहते हैं. यानी कंफ्यूज या पजल का एक दूसरा रूप. The news reader is abashed by such an unexpected situation. आपने नोटिस किया कि इस स्थिति के अंदर जो न्यूज़ रीडर थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, पजल हो गई. उसे समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे. अबैश का एक और यूज़ है और वो ये है. इस स्थिति को बोलते हैं डिस्कंसर्ट. ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. प्लीज वेलकम. डिस्कंसर्टेड का मतलब होता है घबरा जाना. द मीडिया जर्नलिस्ट इज अबैश्ड बाय द ग्रॉलिंग ऑफ द डॉग. जो मीडिया जर्नलिस्ट थी वो कुत्ते की गुर्राहट देखकर, कुत्ता उसको देखकर गुर्राया तो वो घबरा गई. सो मीडिया जर्नलिस्ट इज अबैश्ड बाय द ग्रॉलिंग ऑफ द डॉग. इसी बात को पास में कहना हो तो हम द मीडिया जर्नलिस्ट वॉज अबैश्ड बाय द ग्रॉलिंग ऑफ द डॉग. अब बात करते हैं ईडियम के बारे में. आज का ईडियम है ऑल ईयर्स. ऑल ईयर्स का मतलब होता है उत्सुक होना.
ईगर टू लिसन टू समवन, किसी व्यक्ति की बात को सुनने के लिए उत्सुक होना. ओके, आई एम ऑल ईयर्स, प्लीज टेल मी अबाउट द पार्टी. अरे भाई मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ, मुझे बताओ ना पार्टी में क्या हुआ. आई एम ऑल ईयर्स टू हियर योर स्टोरी, भाई मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बहुत बेताब हो रहा हूँ, बेकरार हो रहा हूँ. ऑल ईयर्स का मतलब बेताब होना, बेकरार होना या उत्सुक होना. वाओ, इट टेस्ट्स रियली गुड. वाह, खाना तो बेहद उम्दा और लजीज है. वी आर ऑल ईयर्स टू हियर दिस रेसिपी, भाई हम इस खाने की जो रेसिपी है वो सुनने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं. अरे बताओ ना. ऑल ईयर्स के कुछ और यूजेस भी हैं. On asking by the caller if I had the time to get to know more about the business proposal, I said, yeah, I'm all ears. किसी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि क्या आपके पास बिजनेस प्रपोजल सुनने के लिए वक्त होगा. अब मेरे पास समय था तो मैंने कहा हाँ हाँ, आई एम ऑल ईयर्स, हाँ हाँ मैं सुनने को तैयार हूँ, आप आ जाइए. मैं यहाँ ये भी कह सकता था कि येस आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन मैंने आई एम इंटरेस्टेड की बजाय आई एम ऑल ईयर्स बोला. तो आई एम ऑल ईयर्स है वही, यानी आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन अगर आप आई एम ऑल ईयर्स बोलेंगे तो आप थोड़ी इंग्लिश को बेहतर करके बोल रहे हैं. ऑफन वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज. तो आइए वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज में आज के जो वर्ड्स हैं वो है हैंग्ड एंड हंग. हैंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब है लटकाना, और सेकेंड फॉर्म यानी हैंग्ड और हंग भी होता है. इसी तरह जो थर्ड फॉर्म है वो हैंग्ड और हंग होता है. सदियों से हम हैंग्ड और हंग को हैंग का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म मानते आए हैं, और ये है भी. लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये हैंग्ड और हंग एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है. कैसे, आइए बात करते हैं. जब हम बात करते हैं हैंड की, ऑफ कोर्स इसका मतलब लटकाना है, लेकिन किसको लटकाना है? हैंड इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू एग्जीक्यूशन, यानी हैंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी को फांसी पे लटकाने की बात करते हैं. एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी पे लटकाना, यानी मौत की सजा देना. 4 men convicted of murdering a young Delhi boy were hanged, यानी दिल्ली के एक युवा लड़के की हत्या करने के चारों आरोपियों को फांसी पे लटका दिया गया. लेकिन अगर हम बोलते हैं हंग, तो हंग का मतलब किसी व्यक्ति को लटकाने से नहीं है. हंग वर्ब ही है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को दीवार पर टांगना. जैसे देयर वर अ लॉट ऑफ पिक्चर्स हंग ऑन द वॉल्स ऑफ हिज रूम, यानी उसके कमरे की दीवार पर बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो लटक रही हैं, वो टंगी हुई हैं. With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day. And please don't forget to share, subscribe, and like. And most probably, like, I want that each of you should comment us. My dear friends, your comment means a lot for us, so that we can work harder for you. Thank you so much. Have a nice day.